अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। पूरे देश में चुनावों का माहौल है। विधानसभा चुनावों को सेमीफाइनल कहा जा रहा है। 200 दिन बाद लोकसभा के चुनाव होंगे। ऐसे मौके पर हमने आज आपकी अदालत में एक ऐसी शख्सियत को बुलाया है जो इस पूरे चुनावी माहौल के बीच में डिसीजन लेने वालों में, फैसला करने वालों में बीचों बीच है। प्लीज वेलकम भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह। आज के इस विशेष मुकदमे के लिए जज के तौर पर प्लीज वेलकम जाने माने विचारक डॉक्टर पुष्पेश पंत। और इससे पहले कि आज का मुकदमा शुरू करें, आज के जज पुष्पेश पंत की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम राजनाथ सिंह पर। आपकी अदालत में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह पर आरोप है कि इन्होंने बीजेपी को व्यक्तिवादी बना दिया है। राजनाथ जी, इल्जाम यह है कि आपने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के रंग में रंग दिया है। वैसे रजत जी, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, हिंदुस्तान की एक ऐसी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है जो परिवारवाद अथवा व्यक्तिवाद में न कभी विश्वास किया है, न विश्वास करती है और न भविष्य में विश्वास कभी करेगी। ये व्यक्तिवाद नहीं है। पोस्टर पर मोदी, पब्लिक में मोदी, टीवी में मोदी, अखबार में मोदी, बीजेपी के हर घर में मोदी। जन सामान्य में इस समय देश में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता यदि कोई है तो उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। लेकिन जब इतना ज्यादा एक नेता प्रोजेक्ट करते हैं तो आपकी पार्टी व्यक्तिवादी नहीं होगी? देखिए, हमारे यहाँ अटल जी भी थे। अटल जी भी हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट प्रोजेक्ट हुए थे। आपने देखा कि जो भी व्यक्ति प्रोजेक्ट होता है स्वाभाविक रूप से पोस्टर्स पर, होर्डिंग्स पर प्रमुखता के साथ उसके चित्र लगाए जाते हैं। अडवाणी जी को जिस समय, उस समय भी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था जिस समय की अडवाणी जी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट प्रोजेक्ट हुए थे, उस समय भी आपने देखा कि सारे देश भर में जो होर्डिंग और पोस्टर्स जो कुछ भी लगते थे उस पर प्रमुखता के साथ यदि फोटोग्राफ होती थी तो अडवाणी जी की होती थी। अडवाणी जी जिंदाबाद के नारे। लेकिन अब तो अडवाणी जी को अच्छा नहीं लगता होगा कि उनके होते हुए किसी दूसरे को ऐसे प्रोजेक्ट किया? नहीं, अडवाणी, मैं देखिए, अटल जी और अडवाणी जी के सानिध्य में लंबे समय तक मुझे काम करने का अवसर मिला है और यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारे दोनों नेता एक ऐसे नेता हैं जो कि छोटे मन के नेता हैं। आजकल बीजेपी में अडवाणी जी बारात में जा रहे उस फूफा जी की तरह हो गए हैं जिससे कार की बजाय बस में बिठा दिया। ऐसा है। अटल जी और अडवाणी जी जो थे वो हैं और वह रहेंगे। वो हम लोगों के नेता थे, हम लोगों के मार्गदर्शक थे और आज भी हमारे नेता हैं और मार्गदर्शक हैं। नरेंद्र मोदी, यही भूमिका उनकी आज भी रही। नरेंद्र मोदी की जिस लोकप्रियता का जिक्र कर रहे हैं, अब धीरे धीरे देख रहा हूं कि कांग्रेस के नेता भी उसको मानने लगे हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये गुब्बारा है, बहुत हवा भर दी है, इसमें किसी भी दिन फट जाएगा। वैसे अपना मन बहलाने के लिए कुछ ना कुछ तो कांग्रेस के लोगों को अथवा अन्य दूसरी राजनीतिक पार्टी के लोगों को कहना ही चाहिए ना। लेकिन इस यथार्थ को कोई नकार नहीं सकता है कि इस समय देश का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और सर्वाधिक जिस पर देश की जनता भरोसा करती है। किस आधार पर आप कह रहे हैं सर्वाधिक लोकप्रिय? आप बार बार कह रहे हैं, क्या बेसिस है इसका? जनता के लोगों से जब मैं मिलता था और आज भी यदि मैं मिलता हूं तो पहले जब प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट ये प्रोजेक्ट नहीं हुए थे तो लोगों की एक ही मांग रहती थी कि आप अध्यक्ष होने के नाते यही हम लोग अपील करते हैं आपसे कि आप नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट करिए। मुझे बहुत ही सुखद अनुभूति होती थी कि कम से कम ऐसी राजनीतिक पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं जिस राजनीतिक पार्टी में हमारा एक ऐसा भाई, एक ऐसा हमारा सहयोगी है। लेकिन आपका सारे देश के कोने कोने से यह मांग हो रही है इसे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। तब वहां से आने के बाद सभी अपने अन्य सहयोगियों से विचार करके उन्हें मैंने एक प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में। लेकिन आपका ये मत है कि वो लोकप्रिय है, लेकिन दूसरे नेता ये नहीं मानते। मुलायम सिंह का बयान मैं देख रहा था, वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी दो ही जगह नजर आते हैं, या टीवी पे या गुजरात में।
मैं समझता हूं कि कोई भी जो विरोधी राजनीतिक पार्टी का नेता होगा, कार्यकर्ता होगा, वो तो यही सब सारी बातें बोलेगा। उस पर मेरे द्वारा कोई टिप्पणी किए जाने का कोई ये भी औचित्य कहा नहीं कि है। जितने मैं कहता हूं कि जो भी यहाँ पर यंगस्टर्स सारे बैठे हुए हैं, मैं समझता हूं कि यहाँ पर भी यदि वोटिंग करा दीजिए तो ये फैसला हो जाएगा कि किस सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन है। ये जो आप कह रहे हैं वोटिंग करा दीजिए, ओपिनियन पोल, सर्वे, ये सब में नरेंद्र मोदी सबसे आगे दिखाई देते सबसे हैं। आगे। लेकिन इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारा जो ऑब्जर्वेशन था वो 100% करेक्ट था। लेकिन दिग्विजय सिंह कहते हैं कि ये सब कुछ मैनिपुलेट किया हुआ है। अब दिग्विजय सिंह जी इसके अतिरिक्त और क्या कहेंगे? कुछ ना कुछ तो कहना है उनको, क्योंकि वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। अब उनको कुछ ना कुछ बोलना ही है। तो नहीं, कुछ बोलना नहीं, वो इस बात में यकीन करते हैं कि नरेंद्र मोदी के बारे में जो हाइप क्रिएट किया हुआ है, ये बीजेपी के लोगों ने ओपिनियन पोल, सोशल मीडिया, आईटी एक्सपर्ट्स, इन सब से मिलकर के ये क्रिएट किया हुआ है। यह है कि सारे देश भर के लोगों ने मिलकर उनकी लोकप्रियता को आगे बढ़ाने का काम किया है, यह तो सच्चाई है। लेकिन ऐसा है कि बहुत प्लान्ड वे में सब कुछ किया गया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, यह गलत है। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं और कि नरेंद्र मोदी किसी को 6 महीने साल भर में इतनी बड़ी लोकप्रियता नहीं हासिल हो सकती, और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले किसी व्यक्ति को नहीं हो सकती। या तो किसी ने कोई ऐसा करिश्मा कर दिया हो, उस करिश्मे के कारण उसे लोकप्रियता हासिल हो सकती है। लेकिन मैं समझता हूं कि लंबे समय तक, लगातार 10 वर्षों तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने परफॉर्म किया है, उसके कारण उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। ये भी कुछ कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अब नरेंद्र मोदी लोकसभा इलेक्शन से पहले ही पीक कर जाएंगे, कि उनका ग्राफ ऊपर है, फिर वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाएगा। देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूं, मन बहलाने के लिए कुछ ना कुछ तो कहना उनके लिए आवश्यक है। मैं समझता हूं इस चुनौती को बहुत ही सहज रूप से उन्हें भी स्वीकार करना चाहिए, और एक स्वस्थ सोच के साथ स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में उन्हें भी अपनी भूमिका लेकिन ये बात सही नहीं है कि नरेंद्र मोदी की जो पब्लिक मीटिंग्स हैं, इनके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं ताकि उनकी बड़ी संख्या में भीड़ आए और प्रोजेक्शन हो, एक ब्रांड नरेंद्र मोदी देश में प्रोजेक्ट किया जाए। इतना तो मैं कह सकता हूं, न तो मैं पार्टी से एक पैसा देता हूं और न नरेंद्र मोदी एक पैसा रैली के लिए पार्टी के लिए देते हैं। जनता के सहयोग से और वहां के कार्यकर्ताओं के सहयोग से यदि रैली होती है और अधिक से अधिक लोग पैसा देते हैं बड़ी से बड़ी रैली करने के लिए, तो उसमें हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों का क्या अपराध है? कांग्रेस के नेता जयराम रमेश, उनका बयान अभी मैंने देखा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की हाथी की तरह है, धीरे धीरे चल रही है, लेकिन ताकत इसी के पास है, और बीजेपी नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट कर रही है, ये सीआर की तरह है, कभी यहां कभी वहां। जयकौल उन्होंने कहा। हमारी डिक्शनरी में इस प्रकार के शब्दों का अकाल है, मैं नहीं कह सकता हूं। मैं तो सभी को, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई नेता क्यों न हो, सबको एक मैं इंसान मानता हूं, सबके प्रति एक आदर और सम्मान का मैं भाव रखता हूं, और मैं समझता हूं कि इस प्रकार की टिप्पणी न तो अपने राजनीतिक जीवन में, भले ही हमारा कोई बड़े से बड़ा राजनीतिक प्रतिद्वंदी क्यों न रहा हो, मैंने न कभी की है और न मैं कभी करूंगा, चाहे वो मेरा कितना भी बड़ा कटु आलोचक क्यों न हो। उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी तो लोकप्रिय हो गए हैं, वो नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी हाशिए पर आ गई है, पार्टी पीछे रह गई, नेता आगे निकल गया। मैं यही सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, रजत जी, कि आप बतलाइए, अटल जी देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बने थे, क्या भारतीय जनता पार्टी हाशिए पर आ गई? अच्छा, इतना मुझे बता दिए राजनाथ जी, आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, बड़े पुराने नेता हैं, बाकी नेताओं की बात छोड़ दीजिए, आपको मन में कहीं जलन नहीं होती मेरे से ज्यादा आगे निकल गए मोदी जी? वैसे जो कुछ भी अपने जीवन में मैंने सीखा है, समझा है, और अटल जी की वह बात मैं भूल नहीं सकता, और आज भी मेरे जिस कार्यालय में मैं बैठता हूं अध्यक्ष के नाते, आप चले जाइए, दीवार पर ये देखिए, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो अटल बिहारी वाजपेयी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सर्कमफरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आनंद। राजनाथ जी, आपकी फिजिक्स अच्छी है, आपकी फिलॉसफी अच्छी है,
लेकिन मैं जब भी नेताओं से मिलता हूं मुझे लगता है आनंद की अनुभूति तभी होती है जब उनको लगता है रजत मैं जी, भी आपने प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। रजत जी, तो मैं पहले फिर कई रजत जी, मैं आपसे इस प्रश्न को दोहराने के लिए कहूंगा, लेकिन फिलॉसफी जिस शब्द का आपने प्रयोग किया है, दर्शन, उसे हिंदी में दर्शन कहते हैं। और मैं यह मानता हूं कि दर्शन से ही व्यक्ति अपने जीवन में दिशा और दृष्टि प्राप्त कर सकता है। यही हमारे जीवन का दर्शन है, मैं तो और उसी से ही मैं दिशा और दृष्टि दिल के प्राप्त उस करता हूं। हिस्से की बात पूछ लेकिन रहा आप राजनाथ जी, प्रधानमंत्री वाली जो बात करिए। कभी कभी धड़कता होगा प्रधानमंत्री बनने के लिए। मैं धड़कन की बात, मैं जानता हूं कि यदि मैं इस बात को कहूंगा तो मेरी बात पर इस हिंदुस्तान क्या दुनिया में कोई विश्वास नहीं करेगा। शायद कोई अंतर्यामी हो तो इस बात पर विश्वास कर ले। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि पद के कारण किसी व्यक्ति का कद बड़ा होता है। केवल किसी पद पर होने के कारण ही व्यक्ति अपने जीवन में जिस लक्ष्य को हासिल करना चाहता है वह कर लेगा, यानी सुख को प्राप्त करना, आनंद को प्राप्त करना वह कर लेगा। यह संभव नहीं है। लोग ये कहते हैं कि राजनाथ सिंह आज तो नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मौका मिलेगा तो खुद बन जाएंगे। देखिए, जिसका जो मेंटल लेवल होगा, जो भी मानसिक स्तर होगी, जो भी सोच का स्तर होगा, वह उस हिसाब से सोचेगा। अब उसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूं? लेकिन रजत जी, मैं तो आपको ही गवाह मैं मानता हूं। आपकी अदालत में मैं हूं, आप ही गवाह हूं। मेरे राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में कभी भी ऐसा यदि आपको लगा हो मैंने किसी को काट कर यदि कुछ किया हो, यदि इसमें हमारी उत्तर प्रदेश के लोग यदि बैठे हो तो ये बतलाएं कोई कि फला जगह फला को आपने काटा है, फैला का पैर खींचा है, तो ऐसी राजनीति को तो मैं तिलांजलि दे दूंगा, ऐसी राजनीति को मैं ठोकर मार दूंगा। इसे मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। मैं आपकी बात का विश्वास कर लेता हूं और फिर भविष्य में कभी मौका मिला तो जरूर आपसे विश्वास पूछूंगा। मत करिए, यदि हो विश्वास तब करिए, ना मत करिए। आपकी अदालत में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह पर आरोप है कि इनकी पार्टी समाज को बांट रही है। राजनाथ जी, इल्जाम यह है कि नरेंद्र मोदी को आपने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, उसके बाद से समाज बंटना शुरू हो गया और लोग कह रहे हैं कि जो एनडीए को साथ नहीं रख सका वो समाज को क्या जोड़ेगा। गुजरात की जनता ने अथवा किसी राज्य की जनता ने किसी व्यक्ति को 3 बार 4 बार मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया हो, स्वीकार करती चली जा रही हो लगातार, उस व्यक्ति को यदि कोई कम्युनल कहता है तो मैं समझता हूं कि सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म को पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता होगी, इसे रीडिफाइन करने की क्या आप इस आवश्यकता तर्क को होगी। नहीं मानते कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने से पूरे देश में अगर किसी सवाल पर बहस हो रही है तो वो सांप्रदायिकता पर बहस हो रही है, कम्युनलिज्म पर बहस हो वो रही है? इसलिए बहस हो रही है क्योंकि यह सरकार, कांग्रेस लेडी यूपीए गवर्नमेंट हर फ्रंट पर पूरी तरह से विफल रही है। अपनी विफलताओं से, अपनी कमजोरियों से, अपनी खामियों से, अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से इस देश की जनता का ध्यान हटाने के लिए, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार के अनावश्यक मुद्दों पर बहस छेड़ रही है। और मैं कह सकता हूं, आडवाणी जी जैसे नेता भी कहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी फोकस में रहेंगे तो करप्शन और महंगाई जैसे इशू पीछे चले जाएंगे। वैसे जहां तक मेरी जानकारी है, आडवाणी जी ने कभी नहीं कहा। मेरी जानकारी है उन्होंने कई बार यह कहा। ना, बिल्कुल नहीं कहा, कभी नहीं कहा। मुझसे व्यक्तिगत चर्चा में भी उन्होंने यह बात नहीं कही है। नीतीश कुमार प्रेस आपकी में तो अदालत कभी में कहा आए ही थे है। तो उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की वजह से हम करप्शन पर सवाल नहीं उठा सकते, नरेंद्र मोदी की वजह से हम महंगाई का सवाल नहीं उठा सकते, और जो एंटी कांग्रेसिज्म की जो लहर थी उसको खत्म कर दिया। नहीं, मुझे लगता है कि लोग जो भी इस प्रकार का आरोप लगाते हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर एक कम्युनल होने का, सांप्रदायिक होने का, मैं मानता हूं कि यह आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है, निराधार है। और पूरी भारतीय जनता पार्टी के संबंध में मैं यह कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कि जाति, पंथ अथवा मजहब के आधार पर राजनीति करने वाली नहीं है, बल्कि इंसाफ और इंसानियत के आधार पर राजनीति करने वाली यह राजनीतिक पार्टी है। और जिस आइडियोलॉजी, जिस दार्शनिक अवधारणा को हम लोगों ने स्वीकार किया है, उस दार्शनिक अवधारणा एकात्म मानव दर्शन, इस दर्शन के केंद्र बिंदु में ही मनुष्य ही है, वो चाहे किसी जाति, पंथ अथवा मजहब का को मानने वाला क्यों न हो। देखिए, दर्शन की बात एक है, सच्चाई एक है। आप मानते हैं कि इस देश में जो 20 करोड़ मुसलमान हैं वो इस बात से खुश होंगे कि आपने नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया है?
खुश होना चाहिए। चाहिए नहीं। जिसने किसी एक राज्य विशेष पे विकास का इतना अच्छा काम कर यदि सारे दुनिया के सामने एक नज़ीर पेश की है, तो मैं समझता हूं कि जो चाहता होगा कि इस देश का विकास होना चाहिए, भारत एक धनवान भारत बनना चाहिए, भारत एक महान भारत बनना चाहिए, सबको इस पर खुशी होनी चाहिए। लेकिन जब जब नरेंद्र मोदी का जिक्र आता है, गुजरात के दंगों का जिक्र आता है। रजत जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि एक बार जब वह नए नए मुख्यमंत्री बनकर गए थे, उस समय गुजरात में दंगा हो गया। उसके बाद मैं समझता हूं कि 10 वर्षों तक एक भी दंगा गुजरात में नहीं होने पाया। और जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इसके पहले गुजरात में कई वर्षों तक सरकार चला चुकी है, उसके शासनकाल में 25-50 दंगे गुजरात में हुए होंगे, उसका नाम कोई नहीं लेता है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इस समय सरकार है जो कि सबसे बड़ी सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी होने का वह दावा करती है। 1.5 वर्षों के शासनकाल में 100 से अधिक कम्युनल टेंशन और कम्युनल राइट्स की घटनाएं हुई हैं। सचमुच सच्चाई है कि ये लोग बराबर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाकर जो माइनॉरिटीज हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनके अंदर एक सेंस ऑफ फियर, एक भय का भाव ये डेवलप करना चाहते हैं। भय पैदा करके उनका वोट हासिल करने की ये कोशिश करते हैं। लेकिन मैं देश के अल्पसंख्यक भाइयों से भी विनम्रतापूर्वक अपील करना चाहता हूं, एक बार भारतीय जनता पार्टी के नजदीक तो आकर देखिए। मैंने भी उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई है, हमारे शासनकाल में भी कानपुर में एक दंगा हुआ था, लेकिन कोई एक मुसलमान यदि कानपुर का कह दे कि राजनाथ सिंह ने मजहब के आधार पर अथवा धर्म के आधार पर कोई भेदभाव किया, एक व्यक्ति यदि कोई कह दे। लेकिन कैसे साथ आएंगे? मोदी की पब्लिक मीटिंग्स में आप बुर्के पहना के, टोपी पहना के लोगों को दिखाएंगे? देखिए, कुछ लोगों के प्रचार पर नहीं जाना चाहिए। हम ये जाएंगे बुर्के खरीद कर देंगे कि उनको ले आइए। आपने देखा कि यह इल्जाम कांग्रेस के एक जनरल सेक्रेटरी ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाया था। बाद में जिस दुकानदार से पूछने के लिए लोग गए, उसने कहा कि कोई बुर्का हमारे यहां से गया ही नहीं, एकदम बिल्कुल फर्जी बिल बनवाया गया है। ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। राजनाथ जी, कांग्रेस की बात छोड़ दीजिए, मैं शिवसेना के मुखपत्र सामना में क्या लिखा वो आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये सुनाइए। उन्होंने लिखा, बुर्के वालियों को, टोपी वालों को मोदी की पब्लिक मीटिंग में डिस्प्ले करके मुसलमानों का दिल जीतने की कोशिश की जा रही है। इससे शिवसेना ने अपनी नाराजगी जाहिर की। नहीं, वैसे मैं शिवसेना हमारी एलआई है, मैं उसके साथ बातचीत करूंगा, लेकिन मैं समझता हूं कि जो खबर एक बार समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी और कुछ दिनों के बाद जो खबर पूरी तरह से बेबुनियाद और निराधार सिद्ध हुई है, शायद उस खबर को एक पढ़ने के बाद उनके मन में यह बात आई होगी, शायद इसलिए सामना के एडिटर ने लिख दिया होगा। और आप मुजफ्फरनगर के दंगों का जिक्र कर रहे हैं। राहुल गांधी तो खुले तौर पर कहा कि जो मुजफ्फरनगर के दंगे हैं वो बीजेपी और एसपी समाजवादी पार्टी ने मिलकर करवाए। वैसे समाजवादी पार्टी तो राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस को ही समर्थन दे रही है, 5 वर्षों से समर्थन दे रही है केंद्र में। मिलने की बात यदि कही जाएगी तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के मिलने की बात कही जाएगी। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी कैसे साथ मिल सकते हैं? इसका आधार क्या है? ये बात हमारी समझ से परे। अब कांग्रेस का इल्जाम राजनाथ जी ये है कि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, इस बार आने वाले चुनाव में कांग्रेस की लड़ाई आरएसएस से होगी। आरएसएस से क्या लेना देना? वो मैं कहता हूं ना कोई ऐसा सहारा लेकर वो केवल उनके मुस्लिम समाज के मन के अंदर भय पैदा कर। मैं कहता हूं कि इतने वर्षों तक कांग्रेस को देखा यहां के माइनॉरिटीज ने, अरे एक बार भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार लाकर तो देखें, एक बार एक्सपेरिमेंट करने में उन्हें क्या जाता है? मैं आपसे एक मोटी सी बात पूछना चाहता हूं, आपको नहीं लगता कि जो देश के मुसलमान हैं उनके मन में भय है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, आरएसएस को लेकर, नरेंद्र मोदी को लेकर? क्यों भय है या नहीं, पहले तो हम ये जाने। नहीं, कुछ लोग भय पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं सारे अपने जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, चाहे हमारे मुस्लिम भाई हों, क्रिश्चियन भाई हों, सबसे मैं ये कहना चाहता हूं, हम आपके दिल में भय पैदा करके हम आपका समर्थन कभी नहीं हासिल करना चाहेंगे। हम यदि आपका समर्थन हासिल करना चाहेंगे तो आपके दिल में प्यार और मोहब्बत पैदा करके ही हम आपका समर्थन हासिल करना चाहेंगे। और मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि हम वोट हासिल करने के लिए कभी भी हम तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे, किसी का अपीजमेंट नहीं करेंगे। हम जो कुछ भी करना होगा, जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन, न्याय सभी को, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। इसी आधार पर हम अपनी सरकार देश की सर 2 बड़ी पार्टियां जो हैं
कांग्रेस और बीजेपी, जहाँ एक तरफ सर कांग्रेस कहती है कि मुसलमान जाएगा कहाँ, तो हम उसकी चिंता क्यों करें, और बीजेपी ये सोचती है कि मुसलमान हमें वोट देता नहीं तो हम उसकी परवाह क्यों करें। तो आखिर इस देश के मुसलमान जाए तो जाए कहाँ? क्या इसमें देश का नुकसान नहीं है क्या? मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो यह भ्रम पैदा किया गया है, यह भ्रम किसी न किसी तरीके से इसे निकलना चाहिए, और यदि देश में सरकार चलाने का अवसर मिला हम लोगों को तो इस भ्रम को हम निकालने में कामयाबी हासिल करेंगे। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। भ्रम तो जो भी चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म को मानने वाला क्यों न हो, जो भारत माता की कोख से पैदा हुआ है, भारत की मिट्टी में खेल कूद कर बड़ा हुआ है, सभी एक दूसरे के भाई भाई हैं, सभी भारत के नागरिक हैं, सबको सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी की सोच है। राजनाथ जी, ये जो आप बात कह रहे हैं कि सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए, हिंदू मुसलमान के साथ में समान व्यवहार होना चाहिए, ये सिर्फ आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग वो भी सहमत हैं इससे? श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 वर्षों तक इस देश में सरकार चलाई है, वह भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी। क्या इस देश का कोई भी मुसलमान कह सकता है, कोई भी क्रिश्चियन कह सकता है कि हम लोगों ने धर्म अथवा मजहब के नाम पर कोई भेदभाव किया है? मैं पूछ रहा हूं कि आरएसएस के लोग भी इससे सहमत हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग भी इससे सहमत हैं, बजरंग दल के लोग भी इससे सहमत हैं? नहीं, ये तो उनसे सवाल आप पूछिए, लेकिन मैं आरएसएस का स्वयंसेवक हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं। मैं कह सकता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कभी भी इंसान और इंसान के बीच नफरत पैदा करने की कोशिश नहीं की है। हिंदू, मुसलमान और ईसाई इस आधार पर कभी नहीं सोचा है। वह तो चाहते हैं कि इस हिंदुस्तान में पैदा हुए जितने व्यक्ति हैं उनके अंदर एक देशभक्ति की भावना पैदा की जाए, राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा की जाए, ताकि अपने योग्यता, प्रतिभा, क्षमता का अधिकतम योगदान भारत को एक महान राष्ट्र बनाने में, एक ऐसा राष्ट्र बनाने में जो फिर से एक वैभव के शिखर पर आसीन हो सके, विश्व गुरु के पद पर आसीन हो सके, एक ऐसे राष्ट्र बनाने में अपना अधिकतम योगदान कर सकें। लेकिन इमेज तो ऐसी नहीं है, करते हैं। इमेज तो ऐसी नहीं है। अब इमेज को ही जैसी अब जिसकी जैसी बना दी है। आपकी अदालत में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह पर आरोप है कि ये सुरक्षा पर सियासत कर रहे हैं। राजनाथ जी, जब पटना में बॉम्ब ब्लास्ट हुए पब्लिक मीटिंग में, उसके बाद कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं सुबोध कांत सहाय, बड़े नेता हैं बिहार के, उन्होंने कहा बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को हीरो बनाने के लिए धमाके कराए, ये सोची समझी साजिश के तहत किया गया ताकि उनकी रैली हेडलाइन में आ जाए। अब रजत जी, आपकी अदालत में मुझे ऐसे ही सवालों का जवाब देना था। कोई ये कभी कल्पना की जा सकती है कि धमाका उनको योजनाबद्ध तरीके से कराना होता तो एक कराते, 2 कराते, यानी 20 धमाके धड़ाधड़ हो रहे हैं, सारे लोग मर रहे हैं, तो यह कराएंगे। आप मौजूद थे वहां? मैं और नरेंद्र मोदी दोनों लोग साथ थे उस सार्वजनिक सभा में, उस मंच पर भी थे, हमारे अरुण जेटली भी हमारे साथ थे। और आपको मालूम था कि चारों तरफ कोई जानकारी नहीं थी, बल्कि मैं अपने कुछ प्रेस के मित्रों के साथ जब होटल में बैठा हुआ था तो वहाँ धमाका जब सुनाई दिया तो हम लोगों को लगा कि कोई पटाखा बजा होगा, क्योंकि इतना जबरदस्त वहाँ पर उत्साह, उमंग पटना में देखने को सड़क गलियों गलियों में मिल रहा था कि हमको लगा कि कहीं ना कहीं कोई पटाखेबाजी कर रहा होगा। कई हमारे मित्र बैठे थे वहाँ पर। फिर उसके बाद जब हम वहाँ पहुँचे तो पुलिस अफसर्स जो है कुछ मिलने के लिए मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि सर, हम लोग ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आज आप लोग सभा को एड्रेस मत करिए। और फिर नरेंद्र मोदी भी जब वहाँ पर लैंड किए तो वहाँ से भी तुरंत मुझे मैसेज ये आया कि नरेंद्र मोदी को भी यही कहा जा रहा है कि आप भी आज सभा को एड्रेस मत करिए, आप लोग वापस चले जाइए। तो तुरंत नरेंद्र मोदी ने भी और यहाँ पर मैंने भी 2 टूक शब्दों में यही कहा था कि चाहे चारों तरफों से बम चलते होंगे तब भी अब निश्चित रूप से सभा को एड्रेस करेंगे। और हम लोगों ने सभा को संबोधित वहां पर किया, लेकिन हम लोगों को तब तक यह जानकारी नहीं थी कि वहां पर कुछ लोग मारे भी जा चुके हैं, तब तक हम लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन जब दुर्घटना की संभावना थी तो बेहतर नहीं होता कि लोगों की सेफ्टी के लिए उस सभा को कैंसिल कर देते? नहीं, कैंसिल कर देते तो वहां पर ऐसे हालात पैदा हो जाते कि मैं समझता हूं कि पूरे दंगे फसाद के हालात पूरे बिहार में पैदा हो जाते। उसको भी हमको बचाना था, यह हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी थी। ऐसे कहीं यदि कहा जाता तो कानों कान बात फैलने लगती, किसने किया? इंडियन मुजाहिदीन ने किया, किसने किया? इंडियन मुजाहिदीन ने किया।
आतंकवादियों ने लगाया, कैसे हालात पैदा हो जाते। उससे हमको बिहार राज्य को भी बचाना था, देश को भी बचाना था। लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आप बाद में आपने यही फसाद फैलाने की कोशिश की, जिस तरह से आपने जो मारे गए थे लोग उनको शहीद बनाया, नरेंद्र मोदी उनके घर पर गए, 5 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन दिया। ये बताइए, यदि हमारा कार्यकर्ता मारा जाए, हमारी सार्वजनिक सभा में भाग लेने यदि कोई हमारा शुभचिंतक आया है, उसकी मौत हो जाए, तो क्या हम अपने दुख का इजहार करने के लिए उसके घर नहीं जा सकते? घर जा सकते हैं, लेकिन अस्थि कलश की यात्रा निकालेंगे नहीं? क्यों? जिस क्यों नहीं निकालेंगे? क्यों नहीं निकालेंगे? मैं कहता हूं कि हमारा कोई कार्यकर्ता पार्टी के कार्यक्रम में भाग लेते हुए यदि शहीद होता है, मारा जाता है, तो उसे जितना अधिकतम सम्मान दिया जा सकता है वो अधिकतम सम्मान पार्टी देगी। हर पार्टी या सियासी फायदा उठाने की सियासी फायदा होता ना, यदि कांग्रेस वगैरह होती, कांग्रेस सियासी फायदे से जोड़कर इसे नहीं देखा जाना चाहिए। सियासी फायदा उठाने की कोशिश तो तब मानी जाती जबकि बराबर हम दो धर्म अथवा मजहब के बीच जो है, अथवा दो सेक्शंस के बीच हम संघर्ष कराने के हालात पैदा करते, तब यह माना जाता कि हमारा यह कदम सियासी था। ये सियासत नहीं है। नरेंद्र मोदी पब्लिक मीटिंग कह रहे हैं कि अब मेरे खिलाफ इंडियन मुजाहिदीन चुनाव लड़ेगी। नहीं सियासत, मैंने उनका सचमुच वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था समुचित तरीके से जैसी होनी चाहिए थी, वो समुचित व्यवस्था नहीं थी। और ये कहने मैंने का उनकी बहराइच की पब्लिक मीटिंग देखी है, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस मेरे खिलाफ कभी सीबीआई को तैयार करती है, कभी इंडियन मुजाहिदीन को तैयार पूरी तरह से सीबीआई का दुरुपयोग करने की कोशिश जो है कांग्रेस की सरकार ने की है। इसमें कहीं दो मत नहीं है। जितना नरेंद्र मोदी को परेशान कर सकते हैं, उनकी सरकार को परेशान कर सकते थे, वो सीबीआई के माध्यम से उन्होंने करने की कोशिश की। और इंडियन मुजाहिदीन भी सरकार तैयार कर रही है। अब इंडियन मुजाहिदीन कैसे क्या हुआ, अब इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता। ये तो सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सब सारी चीजें सामने आ पाएंगी। मैं आपको बता दूं, इंडियन मुजाहिदीन लश्कर तोयबा इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम सारे देश भर में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में दे रहे हैं। यह सच्चाई अब किससे छिपी हुई है? नरेंद्र मोदी की सुरक्षा पर जब सवाल उठते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी कहती है इन्हें एसपीजी की सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। हम लोगों ने एसपीजी की सिक्योरिटी वगैरह नहीं मांगी है। और मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी का भी स्टेटमेंट आ चुका है कि हमें कोई एसपीजी वगैरह सिक्योरिटी की हमने कोई डिमांड नहीं की है, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी को सुरक्षा यदि सरकार नहीं दे पाती है तो हिंदुस्तान की जनता नरेंद्र मोदी को सुरक्षा देगी, वो उनकी जान बचाएगी। लेकिन जब नरेंद्र मोदी की सुरक्षा पर हमला होता है तो भारतीय जनता पार्टी बहुत शोर मचाती है। जब राहुल गांधी अपने पिता की मौत का जिक्र करते हैं तो उनका मजाक उड़ाते हैं। नहीं, मजाक नहीं उड़ाते। ये कहा, ये सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास बयान है बीजेपी के लीडर्स के। क्यों उसकी चर्चा की जाती है? क्या अनावश्यक चर्चा करने का मतलब क्या? क्या श्रीमती इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई थी तो सारे देश को उसके कारण तकलीफ नहीं हुई थी? क्या राजीव गांधी की जिस तरीके से हत्या हुई थी सारे देश को तकलीफ नहीं हुई थी? तो फिर ये क्यों बीजेपी के लीडर कहते हैं कि ये कहानियां सुना के वो सहानुभूति लेने की कोशिश करते हैं? हम सहानुभूति लेने की कहां कोशिश करते हैं? हम तो यही कहते हैं सिक्योरिटी लैब्स था, वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए थी। और मैं कहता हूं दादी की, पिता की, इन सब सारी चीजों की चर्चा करने का औचित्य क्या है? जब आप कुछ तो ऐसी बातें हैं जिनका जब आप अपने कार्यकर्ताओं की मौत की चर्चा कर सकते हैं, उनके घर जा सकते हैं, उनके अस्थि कलश निकाल सकते हैं, उस समय की जब 2 दिन पहले मारे गए हों तो तब हम जा रहे हैं अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए। 14 साल के बाद नहीं जा रहे हैं, 14 साल 15 साल के बाद नहीं जा रहे हैं। कांग्रेस के महासचिव शकील अहमद, उन्होंने कहा कि इंडियन मुजाहिदीन 2002 के गुजरात दंगों की उपज है। अब इसका मतलब कि इंडियन मुजाहिदीन की हिस्ट्री की जानकारी उनको ज्यादा होगी। अब इंडियन मुजाहिदीन लश्कर तोयबा की उत्पत्ति कैसे हुई, कहां हुई, कब हुई, क्यों हुई, इसकी जानकारी उनको होगी। यदि उनको है और सचमुच इससे देश को खतरा मानते हैं, सारे विश्व को यदि खतरा मानते हैं, तो उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए अब तक इनकी तरफ से क्या क्या कदम उठाए गए हैं, यह भी देश जानना चाहेगा। जनता से पूछते हैं, जनता के मन जो सवाल है एक इतनी उत्साह। अच्छा ठीक है, यहाँ दीजिए सेकंड रो में। हाँ सर, अभी नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में अपने भाषण में कहा था कि नीतीश कुमार जी बॉम्ब ब्लास्ट में पीड़ित लोगों के यहाँ संवेदना प्रकट करने नहीं गए, लेकिन खुद नरेंद्र मोदी 2002 के दंगों के अभी तक कितने साल हो गए, अभी तक वो उन फैमिलीज के यहाँ संवेदना प्रकट करने नहीं गए। तो ये क्या डिफरेंस क्यों है? ऐसा डिफरेंस क्यों है? नहीं, डिफरेंस का जहाँ तक डिफरेंस का प्रश्न नहीं है।
डिफरेंस, वहां कई परिवारों के लोगों से वह मिले हैं, वहां जाकर कोई पता तो लगाए। कई परिवार के लोगों को उन्होंने संवेदना दी है। नरेंद्र मोदी जाकर उनको मिले थे, आंसू पहुंचे थे उन्होंने। मैक्सिमम रिलीफ मुख्यमंत्री रहते हुए जो वो प्रोवाइड कर सकते थे, वो प्रोवाइड कराने की उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है। और पार्टी के लोग जाकर मिले हैं, पार्टी के लोगों ने अधिकतम राहत जो संभव थी वह देने की अपनी तरफ से कोशिश की है। आपकी अदालत में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह पर आरोप है कि दिल्ली के चुनाव में फैसला करने में देरी की। राजनाथ जी, जब हम ओपिनियन पोल देखते हैं या राजनीतिक विश्लेषक हैं उनकी बात सुनते हैं, तो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में बीजेपी अच्छी तरह से चुनाव लड़ रही है, मुकाबले में है, लेकिन दिल्ली में पिछड़ी हुई है। और वो इसलिए कि आपने ये तय नहीं किया बहुत दिनों तक कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन हो। हमको कुछ दिनों पहले यह नहीं महसूस हो रहा था कि चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हमको यहां पर प्रोजेक्ट करना चाहिए। पहले यह भी एक विचार आ रहा था कि सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच का ही यह सीधा चुनाव हो, लेकिन बाद में हम लोगों ने यह अनुभव किया कि नहीं, दिल्ली की जनता यह चाहती है कि जैसे कांग्रेस की नेता के रूप में वर्तमान मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट बनने पर कौन होगा, यह पूरी तरह से क्लैरिफाई किया जाना चाहिए बीजेपी की तरफ से। इसलिए हम लोगों ने उनकी डॉक्टर हर्षवर्धन की घोषणा की। 9 महीने तक तो विजय गोयल दिल्ली में अपने आप को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करते हुए मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया। मैं ऐसा नहीं मानता कि मुख्यमंत्री, उनको पहले ही मना किया गया था, उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया, बल्कि एक भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में जैसी भूमिका निभा सकते थे वह विजय गोयल ने निभाने की भरपूर कोशिश की। लेकिन इसका आपकी पार्टी को नुकसान तो होगा कि जो देर से फैसला किया। नहीं, इसके कारण कोई नुकसान। हमारे यहाँ पार्टी का नेटवर्क कितना अच्छा है, हमारा ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क कितना मजबूत है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी का विकल्प सामने नहीं था, इसलिए बहुत सारे लोगों ने अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आपको समर्थन देना तय कर लिया। देखिए, वो तो परिणाम आएंगे तो बिल्कुल स्थिति साफ हो जाएगी। आप देख रहे होंगे सर्वे रिपोर्ट्स भी जो आ रही हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी सभी राजनीतिक पार्टियों से काफी आगे है। नहीं, इतनी आगे भी नहीं है राजनाथ जी जितना बाकी राज्यों में है। तो अभी तो चुनाव भी कई महीने भर शेष भी हैं रजत जी। अब जो पार्टी आगे हो गई, बट नेचुरल पोलराइजेशन यदि होता है तो जो पार्टी आगे रहती है उसी के पक्ष में पोलराइजेशन होता है। अब तक का चुनाव का ट्रेंड यही रहा है। अब तक जो भी ट्रेंड आए हैं उसमें शीला दीक्षित सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में स्वाभाविक है, 15 वर्षों तक चीफ मिनिस्टर रही हैं, तो व्यक्तिगत स्तर पर यदि देखा जाएगा तो उनके जानने वाले लोगों की संख्या दिल्ली में सर्वाधिक होगी। आपने ये क्षेत्रीय मुद्दे गिनाए जो दिल्ली के हैं, मैं सर आपसे इंटरनेशनल लेवल पे पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी पार्टी केंद्र में आती है तो आपको आपकी धारा 370 पे आपकी क्या स्टैंड होंगी? धारा 370 के संबंध में पूरी तरह से हमारा स्पष्ट यह दृष्टिकोण है कि हिंदुस्तान के सभी राज्यों का स्टेटस एक होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हिंदुस्तान के एक राज्य का स्टेटस कुछ हो, दूसरे राज्य का स्टेटस कुछ हो। और जम्मू कश्मीर को जो धारा 370 के अंतर्गत जो स्पेशल स्टेटस दी गई है, भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि इससे जम्मू कश्मीर का लाभ नहीं हुआ है बल्कि नुकसान हुआ है। यदि धारा 370 के कारण यदि धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर की गरीबी दूर हुई होती, वहां के बेरोजगार नौजवानों के हाथों को रोजगार मिला होता, अथवा वहां का जम्मू कश्मीर का ज्यादा विकास हुआ होता, तो मैं समझता हूं धारा 370 को कायम रखने के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहती। लेकिन हमने ऐसा महसूस किया है कि धारा 370 लागू होने के कारण जम्मू कश्मीर की काफी क्षति हुई है। यह भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है। ये सही है कि भ्रष्टाचार में जिन पर आरोप लगते हैं आपकी पार्टी उनको पद से हटा देती है, लेकिन सांप्रदायिकता के आरोप लगने पर आपकी पार्टी उनको सीट पर बिठा लेती है, ऐसा क्या? कदापि इसे मानने को तैयार नहीं हूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, उसके प्रति जो भी कमिटेड होगा वह कभी भी सांप्रदायिक नहीं हो सकता है। यह हमारी दृढ़ आस्था है। हम तो उस संस्कृति में विश्वास करने वाले हैं कि संस्कृति में आस्था रखने वाले लोग चींटी की भी चिंता करते हैं। यहां तक कि जो काला सर्प होता है, नाग होता है, जिसके काटने के बाद मरने की पक्की गारंटी होती है, उसको भी नाग पंचमी के दिन गाय का शुद्ध दूध पिलाकर उसके भी दीर्घजीवी होने की कामना करने वाले हम सब सारे लोग ऐसी संस्कृति में विश्वास करते हैं। राधा जी, ऐसी संस्कृति विश्वास करने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन पर 2002 के गुजरात दंगों के इल्जाम है और अदालतों ने उन्हें सजा दी है, वो जेल में है। हाँ तो हैं,
जिनको हम लोगों ने किसी को बचाने की कोशिश नहीं की है। हम लोगों ने किसी को बचाने की कोशिश नहीं की है। अभी लोअर कोर्ट से हुआ है, अपर कोर्ट में जाएंगे। कैसे पैदा होते हैं? ऐसी संस्कृति में से ऐसे लोग कैसे पैदा होते हैं? मैंने नहीं किया होगा, हम ये मानकर चलते हैं कि वह इस प्रकार की हरकतों में कभी हिस्सा नहीं ले सकते। हमारा पक्का भरोसा है। लेकिन ये तो अदालत का फैसला है। नहीं, अदालत का फैसला, अदालत का हर फैसला बनी ये, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट तक जाने दीजिए। और अदालत का हर फैसला एकदम बिल्कुल सही ही होता हो। अदालत में लोअर कोर्ट का एक फैसला होता है, उससे कोई संतुष्ट नहीं होता है तो हायर कोर्ट में जाता है, उसके ऊपर जाता है। तो अंतिम समय तक ये लड़ाई लड़ी जाएगी। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह पर। हमने उनसे पूछा नरेंद्र मोदी के प्रोजेक्शन के बारे में, हमने उनसे पूछा सुरक्षा को लेकर की जा रही सियासत के बारे में और भारतीय जनता पार्टी पर लग रहे समाज को बांटने के आरोपों के बारे में। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज डॉक्टर पुष्पेश पंत के फैसले का। अदालत ने अभियुक्त पर लगाए गए सभी आरोपों को गंभीरता से लिया और उन पर ठंडे दिमाग से विचार किया। अदालत ने महसूस किया कि बहुत सारे आरोप जो अभियुक्त पर लगाए गए हैं वो उनकी सीधे जवाबदेही से नहीं बनते हैं, उनका संबंध किसी और की करनी से है। अपने ऊपर जो सीधे सवाल पूछे गए, उनसे आरोप लगाए गए, उनका बहुत तर्कसंगत सौम्य तरीके से जवाब राजनाथ सिंह ने दिया और उन्हें बेबुनियाद साबित करने में कामयाब रहे हैं। अपने बचाव में दिए गए बयान में उन्होंने कहीं भी ऐसी लफ्ज़ी का सहारा नहीं लिया कि इससे अदालत को भटकाया जा सके और न ही किसी कानूनी दांवपेच से अपनी बचाव करने की कोशिश की। राजनाथ सिंह को अभियुक्त बनाकर कटघरे में इस तरह गुनहगार के रूप में खड़ा करना हमें न्याय प्रणाली के साथ एक छेड़छाड़ लगता है। ये कुछ उसी तरह का है कि किसी सीधे सरल इंसान को आप गुनहगार बनाकर पेश करें और अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक जनहित याचिका दायर कर दें। अदालत की नज़र में ऐसी हरकत सिर्फ मौका परस्त लोग ही कर सकते हैं, इसलिए अदालत श्री राजनाथ सिंह को बाइज्जत बरी कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो आप खड़े हो गए। राजनाथ सिंह को जनता के जज ने बरी किया। असली फैसला आपको यानी देश की जनता को करना है। इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, उन पर कितना विश्वास आप करते हैं, आपके फैसले का पूरे देश को इंतजार रहेगा। हमारी आपसे मुलाकात होगी अगले सप्ताह आपकी अदालत में एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।